हेलो गाइस, हाउ आर यू फ्रेंड्स। बीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर को लेकर के दोस्तों सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम वर्ड्स पर और जानेंगे कि इस वाले टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना। तो इस पूरे टॉपिक को जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ग्रामर वाले पूरा जो कंसेप्ट है, पूरा चैप्टर है आपका, उस पूरे ग्रामर को हम पहले अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसके लास्ट में हम देखेंगे कि उससे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं आप लोगों से, क्योंकि थोड़ा सा अभी डिफरेंस आया है लॉकडाउन के बाद से, क्योंकि आपका फाउंडेशन में सभी जितने भी यूनिवर्सिटी है लगभग सभी ने जो है ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आंसर पूछना प्रारंभ कर दिया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे बनेंगे है ना, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा लेकिन ऑब्जेक्टिव मात्र पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर लगा लेने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप पूरा कंसेप्ट को समझेंगे नहीं तब तक आपका जो है अब इन क्वेश्चनों को भी नहीं लगा पाएंगे दोस्तों। एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनको भी अगर आप लगाना चाहते हैं ना तो पहले उस पूरे चैप्टर को समझिए। तो अभी हमारी ग्रामर की कुछ क्लासेस सिर्फ उस कंसेप्ट को क्लियरिफाई करने के लिए होगी, जैसे कि आज हम बात करेंगे कि सिनोनिम और एंटोनिम वर्ड्स पर किस तरह से क्वेश्चन आपसे बनेंगे और ये एक्चुअल में टॉपिक है क्या, सिनोनिम वर्ड्स क्या होते हैं, इसको किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है ना। तो कुल मिलाकर के हमारे जो अभी ये यूनिट चल रही है इसमें हम कंप्लीटली वोकेबलरी की बात कर रहे हैं। तो वोकेबलरी के अंतर्गत दोस्तों जो जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा ना उस पर तो हम उसको तो कवर करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ में आपका ज्ञान भी बढ़े, आप इस जो है ग्रामर से परिचित हो जाए अच्छे से, उसके लिए भी मेरे द्वारा थोड़ा सा प्रयास किया जा रहा है ताकि आप जो है थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको समझ पाए, ठीक है ना। अन्यथा एक सिंपल वे भी था दोस्तों इसको पढ़ने का। सिंपल वे ये था कि प्रत्येक टॉपिक के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको लेकर के आते, सिर्फ क्वेश्चन आंसर लगाते और निकल जाते। इससे हमारी ड्यूटी तो पूरी हो जाती है ना, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मान लेते हैं कि वही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलते तो लास्ट में आप लोग आकर के क्या बोलते कि सर आपने जो पढ़ाया कुछ भी नहीं आया। समझ पा रहे हैं ना। इसलिए पूरे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तो चाहे फिर वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, आप निश्चित बिल्कुल आराम से उसका आंसर दे पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसा ये टेक में दिख रहा है ना, आप लोग क्लास में ही याद कराने की गारंटी 100% बोल रहा हूं। फोकस होकर के क्लास को देखिए, समझिए, आपको कुछ भी नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ मैं डेटा आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां से आपका काम आसानी से हो जाएगा। आपको सिर्फ रिवीजन लगाना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता दूं, जो पहली बार सेशन को फॉलो कर रहे हैं, कि बीए के दोस्तों ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हमारे द्वारा यूट्यूब पर ही आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं नोट्स के साथ में, और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जा रहा है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी सब्जेक्ट, आपके जो भी सब्जेक्ट है सिलेबस में, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, कोई सा भी सब्जेक्ट हो किसी भी ईयर का, आप उसको आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करके उसको देख सकते हैं। और उससे संबंधित जो नोट्स है दोस्तों, प्रत्येक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर के नोट्स अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको सभी नोट्स एक ही स्थान पर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोगों के लिए बनाया गया है, वहां पर भी आप आकर के अपने नोट्स की डिमांड कर सकते हैं, आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड किए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जैसा मैंने प्रारंभिक रूप से बताया कि अभी हमारी थर्ड यूनिट हमारी चल रही है जिसमें हमें बेसिक लैंग्वेज स्किल पर बात कर रहे हैं, और इसके अंदर भी दोस्तों दो कंसेप्ट हमको पढ़ना है, एक वोकेबलरी का पढ़ना है और एक ग्रामर का पढ़ना है ना। फर्स्ट हमारा वोकेबलरी का है और सेकंड हमारा ग्रामर का है। बस ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक बात मैं क्लियर करूंगा आप लोगों की, बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठ जाइए, बस फोकस्ड होकर क्लास को सुनते रहिए। वोकेबलरी, इस पर अभी सेशन चल रहा है जिसमें सफिक्स और प्रेफिक्स, ये वाला सेशन हमारा हो चुका है, ठीक है ना। और आज हम सिनोनिम और एंटोनिम्स इन दोनों को कवर करने का प्रयास करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में होमोफोन्स और होमोनिम्स इन दोनों को कवर करेंगे, क्लियर है। तो इस तरह से इनको सिर्फ समझना है आप लोगों को, कुछ भी कोई वर्डन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेशन को देखते चलिएगा, कोई नोट डाउन कुछ भी करने का आवश्यकता नहीं है। अब पढ़ना कितना है आपको, क्या पढ़ना है आपको, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना, और उससे रिलेटेड आपको नोट्स भी देने वाला हूं। तो कहीं से कहीं तक कोई झुकाव आपका ज्यादा विशेष रूप से पुस्तकों की ओर नहीं रहेगा। हाँ, इतना आवश्यक है कि आपके पास किताब होना जरूरी है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इसकी पुस्तक होना आपके पास जरूरी है, क्योंकि अभी मैं कुछ पढ़ाऊंगा और कुछ वर्ड आपको ऐसे दूंगा जो आपको अपनी पुस्तक में मिलेंगे और पुस्तक से आपको तैयार करना है उनको, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं, और नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा उस पर हम बात करेंगे बेसिक ग्रामर की। और ग्रामर के अंदर जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब एक एक करके सबको हम जो है क्लियरिफाई करेंगे, यहां पर समझने का प्रयास करेंगे, क्लियर है ना।
आइए तो पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर 1 बाय 1 क्लासेस क्लियर है। इससे पहले सफिक्स प्रीफिक्स पर सेशन हुआ था, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने देखा होगा। देखिए दोस्तों, सिनोनिम वर्ड है, इसको मैंने एकदम लास्ट में रखा है। उससे पहले हम 3 प्रकार के और शब्दों को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ सिनोनिम और एंटोनिम्स पर ही सेशन नहीं है, बल्कि आपसे और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उस पर भी हम यहां चर्चा करेंगे। आपके लिए आवश्यक है कि आप उनको समझें, वोकेबलरी को समझें कि वोकेबलरी पर आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे और कहां कहां से दिए जा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एक क्वेश्चन है आपका और बोल रहा है कि गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड दिए जाएंगे आपको जिनका अर्थ आपको बताना है। अब चूंकि इंग्लिश में वर्ड रहेगा, इंग्लिश में ही उसका अर्थ भी बताना है, और बताने के बाद में कहा गया है कि यूज दैम, उनका प्रयोग कीजिए इन योर ओन सेंटेंस, अपने द्वारा सेंटेंस एक वाक्य बना करके उस वाक्य में उस शब्द का प्रयोग कीजिए। समझिएगा, यहां पर एक शब्द दिया जाएगा, उस शब्द का आपको अर्थ बताना है और उसी अर्थ के आधार पर उस वर्ड का, उस शब्द का प्रयोग करना है आपको अपने जो है सेंटेंस में या वाक्य में। जैसे जैसे घबराइए मत, बता रहा हूं मैं आपको। जैसे एक वर्ड दिया गया है इंडेलिबल। क्या है? इंडेलिबल। इस इंडेलिबल का मतलब क्या होता है जिसको दोस्तों, जिसको रब आउट ना किया जा सके। रब आउट मतलब कि समाप्त, खत्म, समाप्त या मिटाया ना जा सके। हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है, मिटाया नहीं जा सकता, है ना, जिसको समाप्त या मिटाया ना जा सके, जिसको कहते हैं ना पत्थर की लकीर, कभी मिट नहीं सकती। समझ पा रहे ना? तो इसका अर्थ आपको बताना, इंडेलिबल का अर्थ क्या है। अब ये तो हिंदी अनुवाद हो गया इसका, जिसे मिटाया ना जा सकता हो, ठीक है। तो इसका अर्थ दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसको रिमूव ना किया जा सकता हो, जो रिमूव करने योग्य ना हो, कैन नॉट बी रिमूव्ड, ये इसका अर्थ हो गया। अर्थ होने के बाद में एक सेंटेंस आपको बनाकर देना है सामने वाले को। सेंटेंस में आपको इंडेलिबल का अर्थ समझाना है, इसका प्रयोग करना है। कैसे? देखिए, सम मेमोरीज आर इंडेलिबल। सम मेमोरीज, कुछ यादें हमारी, कुछ यादें इंडेलिबल होती है फ्रॉम अ पर्सन्स माइंड। व्यक्ति के मस्तिष्क की कुछ यादें कैसी होती है? इंडेलिबल होती है, अर्थात जिसको रिमूव ना किया जा सकता, जिसको भुलाया ना जा सके। कंप्लीट हुआ सेंटेंस आपका। इस सेंटेंस में इंडेलिबल का अर्थ अच्छे से समझ सकता है इंसान। सम मेमोरीज आर इंडेलिबल फ्रॉम अ पर्सन्स माइंड, है ना। तो व्यक्ति के मस्तिष्क में, व्यक्ति के दिमाग में कुछ यादें ऐसी होती है जिनको मिटाया नहीं जा सकता। क्लियर है? इसी तरह के और भी वर्ड पूछा सकते हैं, जैसे मर्ज्ड। अब ये शब्द तो लगभग सभी ने सुना होगा, मर्ज्ड, है ना। मिलन मर्ज, किसी में भी मर्ज कर देना, किसी में भी विलीन कर देना, मिला देना, ठीक है ना। इसका अर्थ टू बिकम अ पार्ट ऑफ समथिंग, टू बिकम अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी और का हिस्सा बन जाना। मर्ज करना, मर्ज करना मतलब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु में मिला देना, उसको मर्ज कहेंगे। जैसे एक छोटी कंपनी को का जो है अधिग्रहण कर लेती है बड़ी कंपनी, तो क्या करती है वो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को मर्ज कर लेती है अपने आप में। जैसे अभी आपने देखा था ना कि जब जियो आया था, 4G आया था, तो उस समय क्या, उस 4G से पहले 3G में बहुत सारे टेलीकॉम कंपनियां चल रही थी, है ना। जैसे कि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, वीडियोकॉन, टाटा डोकोमो, इस प्रकार की कई प्रकार की और भी कंपनियां थी। लेकिन जब 4G आया, रिलायंस आया जियो लेकर के, तो 4G आने के बाद क्या हुआ दोस्तों, ये कंपनी आपस में मर्ज होने लगी। जैसे एयरटेल अपने आप में रही, इसके अलावा वोडाफोन और आइडिया अपने आप में, दोनों ने आपस में मर्ज कर लिया, दोनों आपस में मिल गई और एक नई सिंगल कंपनी बनकर के उभरी, है ना। तो एक बड़ी कंपनी के द्वारा छोटी कंपनी को, या छोटी छोटी दो कंपनियां मिलकर के आपस में मिल जाना, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम मर्ज कहते हैं। तो इसका अर्थ सिंपल सा है, टू बिकम अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी और का हिस्सा बन जाना ही मर्ज कहलाता है। अच्छा, इसको हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? द स्मॉल कंपनीज मर्ज्ड टू फॉर्म अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का छोटी कंपनियां उसका हिस्सा बन जाती है, उसमें मर्ज हो जाती है। क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं ना दोस्तों? चलिए, अगर यार देखिए क्लियर हो पा रहा है ना, तो फटाफट कमेंट भी करते चलिएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, डेटी। क्या है? डेटी। डेटी का अर्थ हिंदी ट्रांसलेशन होता है देवी देवता, तो इसका अर्थ सिंपल सा है, गॉड एंड गॉडेस, देवी देवता है, ठीक है ना। इसका कैसे यूज करेंगे? देखिए, एन एशियन टाइम
एलिमेंट ऑफ नेचर एन एशियन टाइम, प्राचीन समय में एलिमेंट ऑफ नेचर प्राकृतिक तत्वों के रूप में वर वर्शिप्ड एज ए डेटीज, प्राकृतिक तत्वों की पूजा की जाती थी। क्या कहा जा रहा है? इन एशियन टाइम, पुराने समय में एलिमेंट ऑफ नेचर वर वर्शिप्ड एज ए डेटीज, तो प्राकृतिक तत्वों की देवी देवताओं के रूप में पूजा की जाती थी या पूजा जाता था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अगला शब्द है कैनन्स। कैनन्स का अर्थ होता है नियम, जिसको हम सिंगल वर्ड में जो है उसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं प्रिंसिपल बोल करके, ठीक है ना। कैनन का अर्थ सिंपल सा प्रिंसिपल्स। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे जैसे प्रिंसिपल्स वर्ड तो हम कई बार यूज करते हैं, तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एक रेगुलर वर्ड है यूज में, हमारे रेगुलर उन वर्डों का यूज करते हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे रेगुलर वर्ड नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे वर्ड पूछे जाएंगे जो रेगुलर बोलचाल में है ना यूज ना होते हो, ऐसे वर्डों को यहां पर आपके सामने रखा जाएगा। तो कैनन का अर्थ सिंपल सा होता है कुछ भी रूल्स है ना, एज ए रूल्स, तो उसका अर्थ सिंपल सिंगल वर्ड में प्रिंसिपल्स के कर। और इसका यूज कैसे करेंगे? देखिए, द कैनन ऑफ रिलीजियन हैड अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द सोसाइटी इन द पास्ट। तो पिछले समय, पुराने समय में समाज के द्वारा बड़ी ही कट्टरता से धार्मिक नियमों का पालन किया जाता था। कैनन ऑफ रिलीजियन, धार्मिक नियम है ना, तो धार्मिक नियमों का बड़ी कट्टरता के साथ में पुराने समय में पालन किया जाता था। दैट मीन्स कैनन। क्लियर हो पा रहा है ना? तो इस तरह से भी आपसे अर्थ पूछा, क्वेश्चन देखिए उसके हाथ में है एग्जामिनर के बनाना, वो क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है लेकिन जब कंटेंट पूरा आपका क्लियर होगा, जब टॉपिक पर आपकी अच्छी खासी पकड़ होगी, तो फिर वो चाहे कहीं से भी क्वेश्चन बना दे, आप बहुत ही आसानी से स्मूथ तरीके से आप उसको आंसर दे सकते हैं। लेकिन जब आपके उसको लेकर के अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी टॉपिक को लेकर के, तो आप बताइए कैसे आप उसको कवर कर पाएंगे, कैसे उसका आंसर दे पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं सुपर्ब। सुपर्ब का सिंपल है मैग्निफिसेंट, ठीक है ना। मैग्निफिसेंट, दोनों वर्ड आपने इजीली सुने हुए हैं, वो दोनों का अर्थ आप लोगों को इजीली पता है ना। सुपर्ब अति उत्तम, मैग्निफिसेंट भी हम अति उत्तम के लिए ही यूज करते हैं, है ना। तो यहां पर सेंटेंस बनाया गया है, सचिन तेंदुलकर सुपर इनिंग हेल्प इंडिया टू विन। तो भारत को जीतने में सचिन तेंदुलकर की विशेष भूमिका रही है, तो इसको सुपर, विशेष, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें शब्दों का इस्तेमाल करना है, यूज करना है। तो ऐसे ही और भी वर्ड में लेकर आए, जैसे टीमिंग, जैसे भरा हुआ। यहां पर सेंटेंस बनाया गया है कि देयर किचन वॉज टीमिंग विद कॉकरोचेस। तो किचन जो है वो कॉकरोचेस से भरा हुआ है, किचन में हर जगह कॉकरोच है। समझ पा रहे हैं? इसी तरह के और भी कुछ वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक प्लेफुल का मतलब क्या होता है? नटखट, है ना। तो मिस्चीवियस इसका सिंपल सा अर्थ है रूपल इज अ प्लेफुल चाइल्ड। किसी भी बच्चे के लिए यूज किया जा सकता है कि बड़ा नटखट बच्चा है ना। ट्रेट का हिंदी अनुवाद होता है गुण, जिसको हम इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, प्रत्येक टॉपिक में पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक के गुण वगैरह, ठीक है ना। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड हमने कई बार पढ़ा हुआ है। सिंपल यूज है इसका, फिजिकल ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन आर डिटरमाइंड बाय द हेरिडिटरी फैक्टर्स। यहां पर कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के फिजिकल ट्रेट्स मतलब शारीरिक गुण जो होते हैं ना, वो निर्धारित तो होते हैं उसके वंशानुगतता के आधार पर। वंशानुगतता, हेरिडिटरी फैक्टर्स मतलब वंशानुगतता के आधार पर किसी व्यक्ति के शारीरिक गुण निर्धारित तो होते हैं। ये सिंपल हिंदी अनुवाद है इस सेंटेंस का, हिंदी अर्थ है। तो इस ट्रेड को इस प्रकार से यूज किया जा सकता है, उसी प्रकार से फंक्शन को, जैसे कि मर्ज कर देना, मिल जाना, है ना, किसी और में विलीन हो जाना, बिकमिंग, है ना, बिकमिंग वन, मिलकर के एक हो जाना, उसको हम फंक्शन वर्ड यूज करते हैं। इसी प्रकार से वेरिड, अलग अलग तरह के या अलग अलग प्रकार के, तो ऑफ डिफरेंट काइंड, है ना, अलग अलग प्रकार के। देयर आर प्लांट्स ऑफ वेरिड फैमिलीज इन माय गार्डन। तो मेरे गार्डन, जैसे इसका हिंदी अनुवाद देखें तो मेरे गार्डन में जो है अलग अलग परिवार के पेड़ पौधे, मतलब कि पौधे, प्लांट्स अवेलेबल है। क्लियर है? तो इस तरह के कुछ वर्ड आपसे ऐसे वर्ड दिए जाएंगे जिनका अर्थ बताते हुए उन वर्डों का आपको सेंटेंस के रूप में यूज करना होगा।
अब सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर आपने 10 वर्ड हमको बताए हैं, क्या 10 वर्डों से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे? तो जी नहीं दोस्तों, इससे आगे भी आ सकते हैं और भी कुछ वर्ड हो सकते हैं। तो अब उसके लिए क्या करना है, देखिए लेक्चर चाहे कोई भी पढ़ा रहा हो, कोई भी टीचर होगा, है ना, कंप्लीट 100% नहीं बता सकता है। कोई भी टीचर आपको सिर्फ एक रास्ता बता सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन वर्ड का किस प्रकार से प्रयोग करना है, कैसे आपको समझना है। अब इतना समझने के बाद, इन 10 वर्डों को समझने के बाद में अब आसानी से आप अपनी पुस्तक में इस वाले चैप्टर को पूरा क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें और ज्यादा वर्ड की आवश्यकता है आपको, तो अब आपको आपकी पुस्तक की हेल्प लेनी चाहिए। पुस्तक की हेल्प लोगे तो आपको ऐसे और भी कई वर्ड मिल जाएंगे जिनका सिंपल सा आसान तरीके से आप पढ़ते हुए, उनको समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किस वर्ड का कैसे सेंटेंस बनाकर यूज करना है, आसानी से आप यूज कर लेंगे। क्लियर है यहां तक का ना? ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा चलिए, ये तो था वर्ड, सिंगल वर्ड था जिसका हमें यूज करना था सेंटेंस में। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके वाक्य को लेकर भी आ सकते हैं। वाक्य का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे एक दो शब्द का वाक्य होता है ना, एक दो शब्द का एक छोटा सा वाक्य होता है जिसे हम फेरेसेस बोलते हैं, इंग्लिश में फेरेस बोलते हैं। तो फेरेस का सेंटेंस में यूज करना है आपको, फेरेस का सेंटेंस में यूज करना है। अब फेरेस का सेंटेंस में यूज करने के लिए आवश्यक है कि उसका हिंदी अनुवाद पता होना चाहिए हमको। जब हिंदी अनुवाद पता होगा तभी तो हम सेंटेंस बना पाएंगे, सिंपल सी बात है ना। तो कुछ वर्ड मैं आपको यहां पर दे रहा हूं और कुछ आपको किताबों से पढ़ना है। कैसे करना है वो भी बता देता हूं। जैसे एक वर्ड, एक शब्द है, एक वाक्य है, एक वाक्य है छोटा सा, एक फेरेस है कि रब शोल्डर्स विद, रब शोल्डर्स विद, क्या अर्थ हुआ इसका? किसी के साथ मेलजोल रखना, किसी के साथ मेलजोल रखना। तो रब शोल्डर्स विद, इसको हमें सेंटेंस में यूज करना है। तो किसी व्यक्ति का नाम लेकर के देखिए, ही वह रब शोल्डर्स विद हाई सोसाइटी पीपल्स, वह ऊंची, है ना, ऊंची सोसाइटी के लोगों के साथ उसका मेलजोल रखता है। वह अच्छी सोसाइटी, ऊंची सोसाइटी या हाई सोसाइटी के लोगों के साथ में उठना बैठना है उसका। सिंपल शब्दों में कहते हैं ना कि यार फलाना व्यक्ति तो जो है एक अच्छी सोसाइटी के लोगों के साथ में उठता बैठता है ना। तो इसी प्रकार का सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, इनफैक्ट, इनफैक्ट कैजुअली आप यूज भी करते हैं इस वर्ड का, है ना। इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब क्या होता है? सच में। जब भी हमें एक्साइटेड होकर के बोलना पड़ता है सच में, तो इनफैक्ट, है ना। तो इसका यूज कैसे? सोहन इज इनफैक्ट अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, है ना, कि सोहन जो है रियली सच में बहुत ही मेहनती बंदा है, मेहनती बच्चा है। क्लियर। नेक्स्ट है रूल आउट, नकारना, किसी को नजरअंदाज करना। तो यहां पर सेंटेंस बनाया गया है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ अ क्लैश, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ क्लैश बिटवीन पार्टीज, पार्टियों के बीच में, क्लैश मतलब टकराव होना, है ना। पार्टियों के बीच में टकराव होने को हम कैन नॉट बी रूल आउट, नकार नहीं सकते। क्या कहा जा रहा है? कैन नॉट बी रूल्ड आउट, कैन नॉट बी रूल्ड आउट, नकार नहीं सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। दो पार्टियों के बीच में टकराव जो होता है, उस टकराव को हम नकार नहीं सकते या नजरअंदाज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी रूल आउट। क्लियर है। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट वर्ड है लुक फॉर। लुक फॉर कैजुअल जानते हैं आप लोग अच्छे से। लुक फॉर का मतलब क्या होता है ना? खोजना, किसी चीज को खोजना। तो वी शुड ट्राई एंड लुक फॉर सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल आवर प्रॉब्लम्स। हमें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का, खोजने का प्रयास करते रहना चाहिए। वी शुड ट्राई, या ट्राई को यूज मत कीजिए, आप डायरेक्टली वर्ड को यूज कर सकते हैं। वी शुड लुक फॉर सॉल्यूशन, तो हमें सॉल्यूशन फॉर ऑल अवर प्रॉब्लम्स, तो हमारी सभी समस्याओं के समाधान को खोजने का प्रयास करना चाहिए, करते रहना चाहिए। क्लियर है। एक ऐसा ही एक वर्ड है हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, इधर उधर। तो जस्ट लाइक वंडरिंग मतलब भटकना, इधर उधर भटकना। अच्छा सेंटेंस है। तो ही इज वंडरिंग हेयर एंड देयर इन अ सर्च फॉर अ जॉब, सर्च फॉर अ जॉब। तो नौकरी की खोज में वह इधर उधर भटक रहा है। इसी प्रकार का एक वर्ड है कैरी लिटिल वेट, कैरी लिटिल वेट। अब इसका अर्थ आप समझते हैं। कहते हैं ना बंदे की बात में दम है, यार उसकी बात में ना वजन नहीं है,
है ना, बंदे की बात में दम होना, वजन होना बात में, उसके लिए हम यूज करते हैं कैरी लिटिल बैट। सेंटेंस बहुत प्यारा है, नेता लोगों की बात में दम नहीं होता, उनके वादों में दम नहीं होता। तो जो भी पॉलिटिकल लीडर्स प्रॉमिस करते हैं उस प्रॉमिस में क्या दम नहीं होता, वजन नहीं होता। द वर्ड्स ऑफ पॉलिटिशियंस, राजनेताओं के शब्दों में कैरी लिटिल वेट, उनके शब्दों में दम नहीं होता, वजन नहीं होता। सिंपल सा अर्थ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो एक अर्थ मैंने आपको यहां पर यह बताया। अब आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि सेंटेंस बनाने के लिए आपसे वर्ड दिया जाएगा, या तो सिंगल वर्ड दिया जाएगा या फिर फ्रेज दिया जाएगा। फ्रेज मतलब कि 2-3 शब्दों को से मिलकर के एक वर्ड बनता है जिसका एक सिंगल अर्थ निकलता है ना। तो इस प्रकार से आपको 2 तरीके से यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद में इसी में से सिनोनिम वाले पार्ट में ही आपको इस प्रकार से कुछ मैच करने का भी दिया जा सकता है, मैच करने का भी दिया जा सकता है। अब मैच करने में थोड़ी सी आपकी कॉमन सेंस की आवश्यकता है। आपको इंग्लिश आती हो या ना आती हो ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ यार देखिए स्टडी है ना, तो उसमें हार्ड वर्क तो लगता है, पढ़ना तो पड़ेगा, जब तक पढ़ोगे नहीं कर नहीं पाओगे, है ना। तो एटलीस्ट इतना तो आपको करना पड़ेगा कि आपको कुछ वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वेरीगेट, जैसे देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पर, वेरीगेटेड है, तो वेरीगेट का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी में क्या मतलब होता है उसका कम से कम इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों को। इंप्रेस करने का, इंप्रेस का या इंप्रेसिव का मतलब क्या होता है ना। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है, फेनोमेनन का मतलब क्या होता है, मेंशन, जेनेट, कन्वेंशन, फैक्ट्स। क्लियर है। तो कम से कम इतना भी अगर आपको पता होगा ना तो आप इजीली उसको कर ले जाएंगे। जैसे देखिए कैसे करेंगे आप लोग, मैं बताता हूं आपको, देख समझिए। अगर आपको पता है कि वेरीगेटेड का मतलब होता है डिफरेंट टाइप के कलर्स, है ना, बस इतना भी टूटा फूटा अर्थ भी अगर आपको पता है तो भी आपका काम बन जाएगा। वेरीगेटेड का मतलब रंग बिरंगा, है ना, या कुछ भी डिफरेंट टाइप के कलर्स, इस टाइप के कुछ वर्ड होता है। अब इसमें आप सेकेंड लाइन में आपको ढूंढकर मैच करना है, तो कहां पर मैच करेंगे आप लोग। जैसे मुझे यहां पर बी नजर आ रहा है, बी में लिखा हुआ है मार्क्ड विद द डिफरेंटली कलर्ड। देखिए कलर का यूज हुआ है यहां पर, कलर पैचेस। बाकी इस प्रकार का कहीं पर किसी भी और सेंटेंस में इस प्रकार का कोई भी वर्ड नहीं है। वो ज्यादा डिफिकल्ट आपसे करेगा भी नहीं, एग्जामिनर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा। वो भी अच्छे से जानता है कि बीए वाले बच्चे इंग्लिश थोड़ी कम ही जानते हैं जो हिंदी मीडियम से कर रहे हैं। अगर इंग्लिश अच्छी खासी होती तो इंग्लिश मीडियम से करते, ओबीसी करते, उनको अच्छे से जानते। बीए तो यहां पर फर्स्ट ईयर में इसी प्रकार के वर्ड डाले जाएंगे ताकि आप कॉमन सेंस लगा करके भी आप उसका सॉल्यूशन आसानी से ढूंढ सके। तो वेरीगेटेड का मतलब अगर आपको पता है रंग बिरंगा जैसा कुछ होता है, तो यहां पर बी मात्र में आपको दिख रहा है कि कलर जैसा शब्द का यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है कि मार्क विद द डिफरेंट कलर पैचेस, अलग अलग रंगों के माध्यम से किसी चीज को इंडिकेट करना, बताना। क्लियर है। इसलिए सिंपल सा मैच हो जाएगा 1 = B। क्लियर है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं इंप्रेसिव। इंप्रेसिव का मतलब अगर आपको पता है इंप्रेसिव का अर्थ क्या होता है हिंदी में, इंप्रेसिव तो जो इंप्रेसिव जो SIVE है इसको हटा दीजिए, सिंपल सा इंप्रेस। तो इंप्रेस का तो सभी को पता है ना, हाँ बहुत ही इंप्रेस किया आप लोगों ने, है ना, इंप्रेस का सभी को पता है। तो इंप्रेस मतलब कि कुछ आकर्षक, आकर्षित करना, आकर्षक, है ना, कुछ स्पेशल। तो ऐसा कुछ वर्ड ढूंढिए ना सामने वाले टेबल में। क्या देखिए यहां पर अगर हम इंप्रेसिव की बात करें तो यहां पर हमें दिखता है कि हैविंग स्ट्रॉन्ग फेवरेबल इफेक्ट। यहां पर इफेक्ट की बात की जा रही है, फेवरेबल इफेक्ट मतलब कि एक बेहतरीन, एक अलग ही तरीके का असर, इफेक्ट करना किसी को। और कोई भी किसी को एक स्पेशल तरीके से कब इफेक्ट कर सकता है, वो तभी इफेक्ट करेगा जब सामने वाला उससे इंप्रेस हो सकता है। जब आप में किसी को इंप्रेस करने की क्षमता होगी तभी कहीं जाकर के आप उसको इफेक्ट कर सकते हो ना, आप एक उस पर अच्छा असर छोड़ सकते हो। क्लियर है। तो इंप्रेसिव मतलब कि आकर्षक, और आकर्षक का सिंपल सा है हैविंग स्ट्रॉन्ग फेवरेबल इफेक्ट, मतलब कि अच्छा असर छोड़ देना। क्लियर है, ये मैच हो जाता है। इसी तरह से आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है इसका रिलेशन डायरेक्टली हमारे मस्तिष्क से है, मतलब मानसिकता से, हमारी सोच के साथ में है।
किससे? सोच से है ना। तो सोच से है, मानसिकता से है, तो मस्तिष्क क्या काम करता है? सोचने का कार्य करता है। थिंकिंग दैट इज उसका एक मतलब एक मेन जो एक्ट है, जो मेन एक्ट करता है ना हमारा मस्तिष्क, वो क्या करता है? एक थिंकिंग का ही उसका मेन एक्ट है। तो ऐसा कुछ है यहां पर। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए फर्स्ट का कुछ नहीं, सबसे ऊंचा बिंदु नहीं होगा इसका, और इसको हम पहले ही कर चुके हैं, विलक्षण इसमें नहीं होगा। लोगों से व्हाट इज जनरली एक्सपेक्टेड, तो ये भी नहीं होगा एक्ट, ठीक है। पर्सन पर्टिकुलर वे थिंकिंग, देखिए थिंकिंग आ चुका है यहाँ पर। थिंकिंग मतलब कि सोच को लेकर के एक वर्ड आ चुका है यहाँ पर। तो इससे कॉमन सेंस और थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश आपको आती है तो एग्जैक्टली आप कर ले जाएंगे। यहाँ पर बोला गया है आइडियोक्रेसी मतलब कि मानसिकता, और मानसिकता का संबंध किससे है दोस्तों? तो आपके सोचने से है। अ पर्सन पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग एक्सेट्रा, तो व्यक्ति के सोचने का ढंग, और व्यक्ति के सोचने का ढंग क्या बताता है? आइडियोक्रेसी बताता है। क्लियर? इसी प्रकार से फेनोमेनन का मतलब सभी समझते हैं, उसका मतलब होता है कुछ विलक्षण अद्भुत, है ना। तो विलक्षण अद्भुत होता है, अद्भुत होता है, तो अद्भुत देखिए यहां पर वेरी रिमार्केबल, वेरी रिमार्केबल मतलब विलक्षण, इसका संबंध डायरेक्टली इससे हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से दोस्तों सबका मैंने यहां पर आगे भूल ना जाओ आप, इसलिए मैंने यहां पर देखिए इसको आंसर भी दिया है। फर्स्ट का आपका बी हो रहा है, सेकंड का आकर्षक का आपका ई हो जाएगा, वहीं थर्ड का आपका जी हो रहा है, फोर का आपका सी हो जाएगा, फेनोमेनन का सी हो रहा है, मेंशन मतलब भव्य भवन का आपका डायरेक्टली एच हो जाएगा, बड़ा मकान, ठीक है ना। और उसी प्रकार से सिक्स का आपको जेनिथ, जेनिथ का मतलब क्या होता है? शिखर, जैसे कि पहाड़ की चोटी, तो सबसे ऊंचा बिंदु, सबसे ऊंचा शिखर, है ना। तो इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा दोस्तों? जेनिथ का ए हो जाएगा। और कन्वेंशन मतलब सभा होता है, तो सभा का मतलब सिंपल सा है, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा लोगों से विशेष तरह के आचरण की अपेक्षा। तो एक विशेष आचरण कहां किया जा सकता है? किसी कन्वेंशन में, सभा में किया जा सकता है, इसलिए इसका एफ हो जाएगा। और लास्ट में बचता इफेक्ट, फैक्ट्स मतलब कि पहलू, और इसका मात्र एक ही बच जाता है आपके पास। यहां पर कौन सा बच रहा है दोस्तों? आपका बच रहा है डी, एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। एस्पेक्ट ऑफ समथिंग किसी का पार्ट, किसी का पहलू, किसी का, है ना, एलिमेंट होना। क्लियर है? तो इस तरह से आपकी ये टेबल भी मैच हो जाती है, और एग्जैक्टली पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो अब मैंने यहां पर सिर्फ आपको तरीका बताया, रटना नहीं है। रट मत लीजिए कि यही वर्ड आपसे पूछे जाएंगे, हाँ इनका अर्थ जरूर समझना है आपको, रटना नहीं है। अब करना कैसे है आप लोगों को? तो पुस्तक बहुत जरूरी है, थोड़ी देर उठाइए उसको, समझिए, पढ़िए उसको, उसमें जितने भी वर्ड दिए गए हो ना उन सबका अर्थ जान लीजिए, सिर्फ अर्थ जान लीजिए, और कुछ भी नहीं करना। सिंगल वर्ड का मीनिंग भी अगर आपको याद है ना दोस्तों, तो भी आप ये मैच कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मीनिंग का वर्ड रटना थोड़ी ना, उसका किसी वर्ड का मीनिंग याद करने के रटना नहीं होता है, उसको 4-5 बार पढ़ना होता है अच्छे से। इसीलिए अगर आप पढ़ोगे तो 4-5 में से एक सिलेक्ट करना, इसीलिए सिलेक्ट कर ले जाओगे आप लोग, क्योंकि यहां रिटर्न नहीं, ऑब्जेक्टिव है, टिक लगाना है आपको, इसीलिए कर लोगे। इसलिए रटना नहीं है, सिर्फ उसको 4-5 बार पढ़ लीजिएगा, अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि इसका इस किसी वर्ड का अर्थ एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, और जो हमारा मेन पार्ट था आज का, वो था सिनोनिम शब्द का, मतलब समानार्थी शब्दों पर बात करने का। तो समानार्थी शब्दों में समझाने जैसा कुछ नहीं। समानार्थी शब्दों का सिंपल सा मतलब होता है, इनकी बनावट तो अलग अलग होती है, लेकिन अर्थ एक जैसा निकलता है। बनावट अलग अलग है, शब्द अलग अलग, एग्जैक्टली अलग अलग है, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। समानार्थी का मतलब ही होता है दोस्तों जिनका अर्थ समान हो, जिनका अर्थ समान हो। तो वहां पर आपसे कुछ वर्ड दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, उसको पूछा जाएगा इसमें से समानार्थी कौन सा है, कौन सा नहीं है, उसको टिक लगाना है आप लोगों को, है ना। ऐसे कुछ वर्ड में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जैसे कि देखिए एक्सपांस। एक्सपांस का मतलब क्या होता है? एक्सपांस करना, वास्ट करना, मतलब उस किसी का विस्तार कर देना। मिंगलिंग का मतलब होता है मिलना, जैसे किसी में मिक्सअप कर देना, मिक्स कर देना, ठीक है ना। इसी तरह से डिजाइन, पैटर्न, रिलेशन, कनेक्शन, ठीक है ना। इमेज, रिफ्लेक्शन, डाइवोर्स, सेपरेशन, एम्फेसिस, स्ट्रेस। एम्फेसिस मतलब क्या होता? दबाव होता ना, दबाव बनाना, है ना। स्ट्रेस, ठीक है। रे मतलब क्रम से किसी को डिस्प्ले करना, तो उसका सिंपल सा वर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। एसिमिलेट, ऑब्जर्व। तो ऐसे कुछ वर्ड मैंने आप लोगों के लिए यहां पर ये दिए गए हैं, इन वर्डों को आप लोग अच्छे से
पीडीएफ डाउनलोड करके और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपके सिंगल वर्ड है और उनके समानार्थी शब्द यहां पर ये रहे हैं और बीच में उनका अर्थ हिंदी में लिख दिया है मैंने, किस शब्द का अर्थ क्या होगा। इस पर बहस करने से ज्यादा बेहतर है कि आप लोग स्वयं पढ़ लेंगे तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। समझाने जैसा उसमें कुछ नहीं। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में आज अपने क्लास को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया, सिनोनिम्स पर मैंने कुछ वर्ड दिए हैं आप लोगों को। छोटा सा काम मैं आप लोगों को देकर के जा रहा हूं एंटोनिम्स का, ठीक है ना। एंटोनिम्स का वर्ड काम देकर जा रहा हूं। एंटोनिम्स मतलब कुछ भी नहीं है, देखिए सिंपल सा बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ऐसे ही वर्ड, मात्र सिंगल वर्ड है, एक तरफ वर्ड होंगे, उसके विलोम है ना, विलोम अर्थ वाले विपरीत बताने हैं आपको। जैसे कि यहां पर इवोल्यूशन की जगह यहां पर जैसे गुड होगा, गुड होगा तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर बैड हो जाएगा, ठीक है ना, गुड बैड, अच्छा बुरा। यहां पर समानार्थी था, सिनोनिम थे, समानार्थी थे, एक समान अर्थ वाले। अब एंटोनिम्स में क्या हो जाएंगे, विपरीत अर्थ हो जाएंगे, विपरीतार्थी, अलग अलग अर्थ वाले। क्लियर है? तो आपको एक राइट, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार के वर्ड आपको पुस्तक में पढ़ने को मिलेंगे। तो कुछ वर्ड अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगले सेशन कंटिन्यू दोस्तों कोशिश करूंगा मैं अब डेली कंटिन्यू सेशन लेने की। और आपका जो 9 बजे वाला सेशन था जिसमें आइडिया ऑफ भारत चल रहा था, अब चूंकि आप सभी जानते हैं वो कंप्लीट हो चुका है। आइडिया ऑफ भारत को हम कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, यूट्यूब पर ही। नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको आसानी से मिल जाएगा, पूरा कवर कर चुके हैं उसको। इसके अलावा अब 9 बजे दोस्तों कुछ समय हमारा सेशन अब चलेगा उस पर पॉलिटिकल थ्योरी का, या फिर पॉलिटिकल थ्योरी हम कोशिश कर रहे हैं कल से ही स्टार्ट करने की। संभवतः हो सकता है कि आज अगर डेटा जो है अरेंज हो जाता है तो आज 9 बजे मैं सेशन लूंगा, और नहीं हो पाया बाय चांस तो फिर हम दोस्तों कल से उसको कंटिन्यू कर देंगे, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां पर स्टार्ट हो सकता है 9 बजे के टाइम पर। क्लियर है? मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में मिलेंगे। प्रयास तो यही है कि अभी आपसे 9 बजे मिले, लेकिन अगर कंटेंट अरेंज नहीं हो पाता है तो फिर अभी 10 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के साथ में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।